नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मधु कांकरिया जी की लिखी कहानी सबसे कठिन काम। डॉक्टर मधुसूदन की कहानी मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी कहानियां जल्द पीछा नहीं छोड़ती हैं। वैसे इन दिनों डॉक्टर साहब पर एक अजीब सा ही भूत सवार है। अक्सर इन दिनों वे जिंदगी के सवालों में उलझे रहते हैं। क्या है जिंदगी? क्या है खुशी? क्या है नियति? क्या सिर्फ संयोग है जिंदगी? जैसे सवाल हर पल उठते बैठते पीछा करते रहते हैं डॉक्टर साहब का। भीतर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि एयर कंडीशन चैम्बर में भी माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठती हैं। कई बार सोचते हैं कि लिख डालें अपनी आत्मा का इतिहास। लिखने के लिए डायरी खोलते भी हैं, कलम भी उठाते हैं, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश भी करते हैं कि तब सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बस बचपन लिखकर शून्य में ताकने लगते हैं। जब से इस बचपन का हादसा हुआ है, जीवन की धारा ही पलट गई है। शांत झील से खौलती हुगली नदी बन गए हैं डॉक्टर मधुसूदन। अकेले होते ही सोच नाम का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। क्यों हुआ ऐसा? कहाँ चूके, कहाँ कूदे कि सुख चैन के सारे परिंदे ही उड़ गए उनकी मुंडेर से। बाघ की तरह झपट्टा मारने लगती है स्मृतियां। तह खाने में उतरते उतरते एकदम नीचे उतर आते हैं डॉक्टर। तब नए नए डॉक्टर बने थे वे। बचपन से देखा एक स्वप्न पूरा हुआ था, गले में स्टेथोस्कोप झुलाने का। एक स्वप्न क्या पूरा हुआ, आने वाले दिनों में स्वप्नों की पूरी फसल ही लहराने लगी। स्वप्न था अपने मोहल्ले और कोलकाता को पूरी तरह निरोगी बना देने का। अपने स्वप्न का पूरा नक्शा दिमाग में था उनके। कहाँ हेल्थ क्लब खुलवाना है, कहाँ निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था करनी है। कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क किया, गरीब बस्तियों के लिए मुफ्त दवाइयों और मुफ्त ऑपरेशन की व्यवस्था की। गंध आती, मच्छरों मक्खियों से बजबजाती, गंदगी और कचरे के ढेर पर आबाद बस्तियों में हेल्थ और हाइजीन से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्री दिखाई लोगों को, और खुद को भी हर पल प्रेरित करने के लिए अपने चैम्बर की मुख्य दीवार के बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, पहला सुख निरोगी काया। खुद के लिए उन्होंने नियम बनाया, सप्ताह में 2 दिन निशुल्क देखेंगे। कुछ रोगियों से आधी फीस लेंगे, जो पूरी तरह समर्थ है सिर्फ उनसे ही पूरी फीस लेंगे। कितने भी थके हारे क्यों ना हो, हर जरूरी नाइट कॉल को अटेंड करेंगे। बिना चिकित्सा किसी को मरने नहीं देंगे। देखते ही देखते बारिश की तरह बरसने लगे वे, हरियाली की तरह फैलने लगे, और देखते ही देखते बन गए वे हर दिल अजीज। भीतर सत्य का जोर था, आंखों में झिलमिलाते स्वप्न थे। इस कारण तेज गति से स्वप्न और श्रम का सफर चलने लगा था, जिसमें पहला ब्रेक लगा शादी की सुहागरात में। मधु यामिनी में मधुमती की भूमिका में आए ही थे कि कर्कश फोन घनघना उठा। दुल्हन ने जैसे ही सुना आ रहा हूं, उसके गालों की सुर्ख लालिमा कालिमा में बदल गई। सतरंगी स्वप्नों की उड़ान शुरू हुई ही थी। मादक कामनाओं ने पूरी तरह अंगड़ाई ली भी नहीं थी। अधमुंदी आंखें पूरी तरह मुंदी भी न थी। यह जानलेवा जुदाई। आवेग से भरी अतृप्त आत्मा चित्कार कर उठी, आज की रात मत जाओ। फूलों की सेज दुल्हन की आंखों से छिटकती कामनाओं की चांदनी, दुल्हन की आंखों से छिटकती कामनाओं की चांदनी, अपना बेकाबू मन, अध पिया मधु का प्याला। कुछ भी बांध नहीं पाया डॉक्टर मधुसूदन को। डॉक्टर बनना बहुत कठिन होता है प्रिय। किसी की जान की कीमत पर मैं सुहागरात कैसे मना सकता हूँ? चितरंजन के रसगुल्ले की सारी मिठास को अपने कंठ में उड़ेलते हुए बोले डॉक्टर मधुसूदन। जब तक मरीज को आईसीयू में भर्ती करवाकर घर लौटे, तब तक मुर्गा बाग दे चुका था, और दुल्हन की मुंह दिखाई के रस्म शुरू हो गई थी। रात फिर आई, पर वो बात नहीं आ पाई। दुल्हन के मन का कोई कोमल तार 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 हो चुका था। डॉक्टर साहब तो फिर भी सुहागरात में शयन सुख का त्याग कर मोहल्ले के हीरो बन गए थे। लेकिन दुल्हन का बहुत जत्न से सजोया हर रात देखा स्वप्न पहली ही रात टूट टूट कर बिखर चुका था। टहनी से झरते पत्तों की तरह बीतते रहे दिन, कभी चट्टान से भारी तो कभी परी के पंखों से भी हल्के। शतरंजी घोड़े की तरह स्लो मोशन में अढ़ाई अढ़ाई कोस चलती रही जिंदगी। मोहल्ले के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित डॉक्टर ने बनारस के मगही पान की तरह अपने हृदय की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दिन पर दिन काटते छाटते पूरी तरह तराश लिया था। इस कारण हर वक्त पगली हवा से बौराए रहते, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इस घर कभी उस घर, कभी गीले बाल कभी बिखरे बाल, कभी मोजे पहने तो कभी बिना मोजे,
कभी चाय पिए तो कभी बिना चाय पिए, कभी यह हेल्थ स्कीम तो कभी वह हेल्थ स्कीम। खुद की जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, सिवाय इसके कि बिना धूप धमाके के एक पति से पिता भी बन गए। वे घर बाहर दो अलग अलग दुनिया में जीते रहे। मरीजों के बीच रहते रहते वे इतना कम बचे थे कि घर ने उन्हें लगभग अनुपस्थित ही मान लिया था। इसलिए घर के कोने कोने में जहां उन्हें अपने खिलाफ शिकायत और ठंडी उदासीनता खड़ी मिलती, तो वहीं बाहर हर चप्पे और चौराहे पर लोग खूब भालो डॉक्टर मधुदा के लिए प्रशंसा और सम्मान के गुलदस्ते लिए खड़े मिलते। मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां डॉक्टर मधुसूदन के कदम न पहुंचे हों। मौत के सन्नाटे में जिंदगी न लहरा उठी हो, चाहे गगनचुंबी इमारत हो या लेबर कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ियां हो, चाहे सूखे फटे हाल और चिपके पेट वाले हों या चिकने तोंदियल फूले पेट वाले हों, डायग्नोसिस सेंटर वाले डॉक्टर मधुसूदन को भगवान मानते थे। क्योंकि किसी भी टेस्ट के लिए न तो उन्होंने कभी कमीशन मांगा और न ही कभी उन्होंने रिपोर्ट को बदलने का दुराग्रह ही किया। पर घर उन्हें अपनी औकात दिखा देता। कभी शादी की सालगिरह पर पत्नी के लिए उपहार लाने से चूक जाते, या बेटे के जन्मदिन पर घर जल्द नहीं आ पाते, तो कभी बेटे की सेकेंड हुगली ब्रिज दिखाने की जिद पूरी नहीं कर पाते। जब ऐसे बढ़ते अपराधों के चलते घर में उमस बहुत बढ़ जाती, तो वे घर वालों के मनोरंजन के उद्देश्य से अपने रोगियों के अनुभव सुनाते हुए कहते, जानते हो, आज मैंने एक रोगी को कहा, दिन में एक गोली 2 बार, सुबह शाम लेना तो गधा पूछता है, एक गोली को आधी आधी कर 2 बार लूं क्या? एक रोगी को नींद की गोली दी तो पूछता है कि नींद के पहले लूं या बाद में लूं। हा हा हा। लेकिन जब वे देखते कि घर वालों को ना उनमें दिलचस्पी रह गई थी और न ही उनके रोगियों में, तो कभी वे गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने निकल पड़ते, तो कभी पत्नी और बेटे को वही जुमला पकड़ा देते, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। वे इतना डूबकर बोलते इसे कि उनका अंग अंग लयताल में होता। पत्नी कुड़ जाती और मुंह फुलाकर नहले पर दहला जड़ देती। उससे भी कठिन है अच्छा पति बनना, मानिनी पत्नी कुछ दिन मान करती। काश चाबी के गुच्छे की तरह पति को भी पल्लू से बांध रख पाती। उन नशीले, रंगीन और मादक सपनों को याद कर आंसू बहाती जो उसने फूल तुम्हें भेजा है खत में गाते हुए कॉलेज की सखियों के साथ कभी देखे थे। लेकिन फिर वही घोड़ा वही मैदान। अपने संत से पति को क्षमा कर देती, जैसा भी है पति पूरा का पूरा उसका है। सोचती और ईश्वर से हॉटलाइन जोड़ लेती। दिन बीत रहे थे, टूट टूट कर भी जुड़ जाती लयताल जिंदगी की। मध्यवर्गीय मानसिकता सब कुछ स्वीकार कर लेती। चाय के प्याले में शक्कर दिन पर दिन कम होती जा रही थी, पर वाड़ी में डॉक्टर के दिन पर दिन शक्कर घुलती जा रही थी। लेकिन एक मटमैली शाम सचमुच कुछ ऐसा हो गया कि आसमान में उड़ते गरुड़ का ध्यान भटक गया और सारी लयताल बिगड़ गई। यह वह समय था जब इतिहास करवट बदल रहा था। अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि से उपजी एक नई नवेली पार्टी ने देश के प्रतिबद्ध युवाओं का राजनीति में सक्रिय योगदान के लिए आह्वान किया था। फिजा में बदलाव की अकुलाहट थी, पर पीड़ा की जाने कैसी अकुलाहट इस आंदोलन ने पैदा कर दी थी कि डॉक्टर के वृत्त में सिमटी मीनारें टूटने लगी। पहली बार इस सोच ने असर डाला कि देश के लिए यदि सचमुच कुछ करना है तो देश को इन भ्रष्ट नेताओं के साये से मुक्त करना होगा। मैं चाहे कितने भी खुशबू फैलाने का प्रयास क्यों न करूं, बदबू के स्रोतों को जब तक बंद न किया जाएगा, मेरे सारे किए कराए पर माटी गिरती रहेगी। भीतर मचलता कुछ करने का जोश जज्बा, होठों पर मचलती कॉलेज के दिनों की महबूब पंक्तियां, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। और बाहर लगता बढ़ता मित्रों और शुभचिंतकों का दबाव। एक चमकती शाम उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अपने इस निर्णय पर वे खुद भी कम हैरान नहीं थे। उधर जाने कैसे टीएमसी और सीपीएम दोनों मुख्य दलों को खबर लग गई डॉक्टर के चुनाव लड़ने की इच्छा की। दोनों ने ऑफर किया कि वे उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करें, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर ने ठानी कि वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। वे सचमुच कूद पड़े चुनावी मैदान में, पूरे संकल्प और पवित्रता के साथ। भीतर था सत्य और अपने 30 वर्षीय जीवन के सत्कर्मों की पूंजी का जोर। इस कारण अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे वे कि चुनाव के अत्यंत सरगर्मी के दिनों में भी प्रचार से दूर भागते रहे। मरीजों की उपेक्षा कर चुनावी प्रचार में आस्था नहीं थी उनकी,
लिहाजा थोड़ा बहुत प्रचार जो भी किया मित्रों और शुभचिंतकों ने ही किया। मित्र समझाते, आजकल बिना प्रचार मीडिया की ठकुर सुहाती और विज्ञापन के कुछ नहीं होता। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, तो लोग क्या देंगे तुम्हें वोट। आत्मविश्वास में दिपदिपाते चेहरे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए वे कहते, 23 साल क्या कम है मेरे विज्ञापन के लिए। कौन सा घर है जहां मेरी सेवा नहीं पहुंची। बोलते बोलते गर्व से उनकी नाक फूल जाती। बैगन का भाजा खाते मित्र दबी जबान से कहते, जैसी अभी लहर चल रही है मोदी की और जिस प्रकार का आक्रामक प्रचार है उनका, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी कड़वी दवा पर अड़े रहते, कहते, सच्चाई को नगाड़ों की जरूरत नहीं होती। और तैश में अधपी प्याली छोड़ निकल पड़ते। सारी खुदाई एक तरफ, डॉक्टर मधुसूदन एक तरफ। और तो और ठीक चुनाव के दिन भी एक इमरजेंसी केस में फंसे रहे और किसी प्रकार दौड़ते भागते दिया अपना वोट। दोस्त, रिश्तेदार, शुभचिंतक आशंकित, लेकिन डॉक्टर साहब पूरी तरह आश्वस्त। उनके दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी कुख्यात गुंडे, ऐसे में कौन रोकेगा उनके विजय रथ को। और तो और मतगणना के दिन भी निरासक्त योगी की तरह निकल पड़े रोगियों को देखने। रोगियों को देखते देखते ही हाजमा बिगड़ गया, बीपी खतरे की सीमा छूने लगी। टीवी बोला, मोबाइल बोला, घर बोला कि वे सारे प्रतिद्वंदियों से पीछे चल रहे थे। घर पहुंचे तब वह अपनी जमानत जब्त करा चुके थे। उन्हें मिले थे सिर्फ 55 वोट, सिर्फ 55। भीतर कुछ इतने जोर से टूटा कि उसकी आवाज को सारे परिवार ने सुना। झांव झांव करते गली के कुत्ते ने सुना। खिन्न और सुन्न डॉक्टर ने इस घटना के बाद अपने को अपने घर में ही कैद कर लिया। वे न किसी से मिले, न कुछ बोले, न किसी से कुछ शिकवा शिकायत ही की। पूरे 55 घंटे के बाद जब वे अपने घर से बाहर निकले तो सब कुछ वैसे ही था। बाहर गंदगी पर जिंदगी पसरी हुई थी। सड़क पर पगली वैसे ही मूत रही थी और पुलिस वाला उसे डंडे से खदेड़ रहा था। हाथ रिक्शे वाले वैसे ही सड़क पर बदहवास दौड़ रहे थे। हावड़ा पुल वैसे ही शान से खड़ा था। काली मंदिर में वैसे ही बकरे की बलि चढ़ रही थी। लेकिन डॉक्टर की केमिस्ट्री बदल चुकी थी। वे अब दूसरे ही इंसान थे। उनकी जिंदगी पर गंदगी पसर गई थी। जिंदगी में पहली दफा वे फुर्सत के इतने बड़े साम्राज्य में रहे। इस कारण जब वे निकले तो सारे अंतर्द्वंद, ऊहापोह, भीतरी उठापटक, सबसे मुक्त उनका एक नया अवतार ही सामने था। 0 फीस और आधी फीस की सुविधा अब खत्म थी। सबको समान भाव से देखते हुए चैम्बर फीस अब उन्होंने दुगनी कर दी थी। होम विजिट चौगनी थी। पत्नी और परिवार का ख्याल रखते हुए नाइट विजिट उन्होंने खत्म कर दी थी। शनिवार और रविवार की मुफ्त सेवाएं भी उन्होंने बंद कर दी थी। जितने भी हेल्थ क्लब उन्होंने चला रखे थे सबसे त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने। अपनी अपमानजनक हार का बदला वे अपने भीतर बसे इंसान से चुन चुन कर ले रहे थे। उसे पूरी तरह कुचलने में लगे थे। भीतर का शैतान अब उनके कंधों पर चढ़ उसका गला दबोचने लगा था। अपनी मटर सी आंखों को झपका झपका कर वे रह रहकर गुर्रा रहे थे। अब तुम्हें वही मिलेगा मोहल्ले वाले, अब तुम्हें वही मिलेगा मोहल्ले वालों जिसके लायक हो तुम। उफ, तुम्हारी सेवा करते करते मैंने खुद को, परिवार को खो दिया। कोई इतवार सा नहीं आया। क्या मिला मुझे? 55 वोट। क्यों किया ऐसा? दिन रात एक युद्ध चलता रहा उनके भीतर। सांस फूली रहती, नसें तनी रहती, बीपी बढ़ता रहता। खाली होते ही तन्हाइयां सवाल करने लगती उनसे। काश नहीं लड़ा होता उन्होंने यह चुनाव। पर नहीं लड़ते तो पता कैसे चलता लोगों का यह रंग। क्या ऐब था उनमें जो मिला उन्हें यह फरेब। ओह, किस गलतफहमी में धंसे हुए थे कि लोग उन्हें फरिश्ता मानते हैं। सारे छिलके उतर गए। हारे तो भी किसके, एक गुंडे से। हारे तो भी किससे, एक गुंडे से। और कैसी शर्मनाक हार। धीरे धीरे वे एक चुप्पी में तब्दील होते जा रहे थे। कोई नमस्कार भी करता तो उसे घूरते और सोचते, जिन 55 लोगों ने वोट दिया उन्हें, क्या उसमें होगा भी वह? उन्हीं दौड़ते भागते दिनों में मुझे ज़रूरत पड़ गई थी डॉक्टर साहब की मदद की। हमारे पड़ोसी की 4 साल की लड़की को एकाएक डायरिया हो गया था। कई बार पड़ोसी ने फ़ोन किया था। कुछ खास परिवारों को डॉक्टर साहब ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया था कि किसी भी हालत में वे उन्हें अपनी सेवाएं नहीं देंगे। दुर्भाग्यवश यह परिवार भी उनमें से एक था। अभी तक डॉक्टर साहब के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा था। अब इस घड़ी में बुलाएं भी तो किसे? हिम्मत कर मैं आई उनके चैम्बर में। घंटे भर बाहर बैठी रही और जब सारे रोगी चले गए तब जाकर उनसे बात हुई।
थके थके, उदास और हारे हारे से डॉक्टर साहब के चैम्बर में जब मैं घुसी तो एक बार तो उन्होंने मुझे भी रोगी ही समझा। मैंने अपने आने का मकसद बताया और गुजारिश की, गुड़िया की हालत गंभीर है, आपको चलना होगा। डॉक्टर साहब ने डायरी दिखाई, कुछ पल सोचते रहे, फिर हथौड़े सी गहरी उनकी आवाज़ गूंजी, पारवोना, आमी खूब व्यस्त, नहीं जा सकूंगा, मैं व्यस्त हूँ। देखो 1 घंटा भी खाली नहीं हूँ, कैसे जाऊँ। मैंने दोबारा गुजारिश की तो वे चिढ़ गए। अजीब और बेबस निगाहों से घूरा मुझे। टेबल पर रखे ग्लास से कुछ घूंट गटके। रह रहकर एक वहशी हरी कौंध से चमक रही थी उनकी गहरी काली आंखें। कट कट कर कुछ शब्द गिर रहे थे उनके मुंह से। अमार छाड़े तो अनेक डॉक्टर आछे, उनाके डेके नाओ। मेरे अलावा भी तो ढेरे डॉक्टर हैं, बुला लो उनको। मैंने हिम्मत कर फिर जिद की, मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। वे बोले कुछ नहीं। उनके चेहरे पर पल भर के लिए तकलीफ और दर्द उभरे, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में कांटे उगने लगे। समझ गई यह डॉक्टर नहीं, उनका प्रतिशोध बोल रहा है। कहना चाहती थी, डॉक्टर साहब किसकी गलती की सज़ा आप किसको दे रहे हैं। तभी डॉक्टर साहब ने नाक तक खिसक आए चश्मे को ऊपर उठाते और कुटते हुए कहा, उफ, बहुत कठिन काम है डॉक्टर बनना। और मैं सोच रही थी कि कितना कठिन है इंसान बनना। अभी आप सुन रहे थे मधु कांकारिया जी की लिखी कहानी सबसे कठिन काम।